गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम हिमांशु जड़िया है। मैं आपको ऑनलाइन इंग्लिश में कुछ ऐसे फैक्ट्स, ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो पहले आप लोगों ने देखे होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन उनको हो सकता है कि उस नज़रिए से, उस तरीके से आपको ना बताया गया हो। क्योंकि जर्नली हम बुक्स की हेल्प हमेशा लेते हैं, लेकिन कुछ पर्सनल परसेप्शंस होते हैं माइंड के जिनको हमें अप्लाई करना चाहिए। ग्रामेटिकल पोर्शन जो होता है बहुत टेक्निकल होता है। जितना टेक्निकली आप मैथ को हैंडल करते हो, जितना टेक्निकली आप साइंस को, फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को हैंडल करते हो, उतना ही टेक्निकल पोर्शन होता है इंग्लिश ग्रामर में। अगर हम पढ़ना चाहें, सीखने सिखाने की बात करें तो इतनी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं कि आप मेरे साथ इस जर्नी में शामिल हों, उसके बाद देखें कि आपको कितनी सारी चीज़ें नई मिलती हैं, न्यू, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज बेसिक से, बिल्कुल बेसिक ही बताऊंगा मैं, कुछ टफ सेक्शंस लेकर के नहीं चलूँगा। जब भी कोई टफ सेक्शन जो कि एक दूसरे में कंट्रोडिक्शन रखते हैं, उनको मैं एक अलग पैटर्न में आपको टीच करूँगा, तो जिसमें आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी और कोशिश भी ये होगी कि आपको समझ में आए, सीखें और आप दूसरों को भी वो चीज़ें बता सकें या सिखा सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, और ये जनरली साउंड से जनरेट होती है। कोई भी भाषा है साउंड से जनरेट होती है। जब एक समय था जब व्यक्ति के पास भाषा नहीं थी, पाषाण काल कह सकते हैं, स्टोन एज, तो तब व्यक्ति एक दूसरे से संवाद करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करता था? साउंड्स का। तो वही साउंड्स जब धीरे धीरे अपने को उनने डेवलप किया, लोगों ने, वो सभ्यताएं जब डेवलप हुई तो संस्कृत बनी, हिंदी बनी, उर्दू बनी, इंग्लिश बनी, ये सभी भाषाएं बनी। तो हमें दिमाग में ये रख कर के चलना है कि इन चीज़ों को किस हिसाब से हम अपनी एक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज भी बना सकते हैं और किस तरीके से हम इस चीज़ को समझकर इसकी व्याकरण को बहुत मजबूत कर सकते हैं। चलिए तो देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज कहाँ से आती है? साउंड से आती है। अब हमें दिमाग में रखना होता है कि इंग्लिश में अगर हम फोनेटिक्स पैटर्न में अगर देखेंगे तो 44 साउंड्स होते हैं, डिप्थोंग होते हैं, ट्रिप्थोंग होते हैं, मोनोप्थोंग होते हैं। लेकिन हम एक जनरल सेंस की बात कर रहे हैं, चूँकि मैं बता रहा हूँ आपको कि एक बेसिक पैटर्न है। तो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स हमें पता है कि A to Z जो होते हैं टोटल 26 लेटर्स होते हैं। तो हमें इस चीज़ को दिमाग में रखना होगा कि 26 लेटर्स जो होते हैं इनको अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलते, इनको अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जो एरर्स दी जाती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये एरर भी एक बार दो बार पूछी गई है SSC के एग्ज़ाम में। तो आपको दिमाग में रखना है कि अल्फ़ाबेट जो होता है वो 26 लेटर्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो चूंकि एक ग्रुप होता है इसी कारण से हम उसे अल्फ़ाबेट बोलेंगे, ना कि अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेटिक ग्रुप का नाम है, जिसमें आपने देखे होंगे कि वॉल्स होते हैं। वॉल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, A, E, I, O, U। अच्छा, A, E, I, O, U, बाकी के कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट बचे हमारे पास 21। अब हमें इसमें दिमाग में लगाना होता है कि A के बाद B जो कॉन्सोनेंट हो गया, C कॉन्सोनेंट हो गया, D कॉन्सोनेंट हो गया, और बाकी के जो बचे वो भी कॉन्सोनेंट हो गए। तो कॉन्सोनेंट और वॉल्स को अलग अलग क्यों रखा जाता है, ये चीज़ समझने वाली बात है। तो कॉन्सोनेंट और वॉल्स को अलग इसलिए रखा जाता है क्योंकि इन्हें हम हिंदी में स्वर बोलते हैं, इन्हें हिंदी में हम स्वर बोलते हैं, इन्हें हम व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो हमें दिमाग में रखना है कि स्वर का जो साउंड होता है, जो स्वर होते हैं A, E, I, O, U या आ से आहा तक, ये स्वतंत्र होते हैं अपने आप में। इनका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, इनका उच्चारण करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि व्यंजन को जब आप उच्चारित करेंगे तो आपको हमेशा स्वर की आवश्यकता लेनी पड़ेगी।
आप ए बोलेंगे तो वो कहीं भी बी नहीं दिखाई देगा, लेकिन बी बोलेंगे तो ई दिखाई देगा। आप तो बोल करके देखिए, बी ई आता है। तो कोई भी चीज़ अगर आप व्यंजन कोई भी बोलेंगे तो उसमें आपको स्वर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसी कारण से ये स्वर और व्यंजन को अलग अलग पैटर्न में रखा गया। इसके बाद अगर हम आगे देखें कि 26 लेटर्स जो होते हैं, अगर इनसे हम और कुछ बनाना चाहें तो और कुछ क्या बन सकता है। तो 26 लेटर्स से अगर हम थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम बनाएंगे वर्ड। वर्ड क्या होता है? ये शब्द होता है, ठीक है ना। वर्ड होता है शब्द, लेकिन शब्द बनता कैसे है? जैसे हमने कहा, ये लिख दिया मैंने EPN। EPN कोई मीनिंग प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ना, लेकिन हम इसी चीज़ को अगर ऐसा लिखेंगे PEN तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका हम उपयोग लिखने के लिए करते हैं, जो होती है कलम, ठीक है। तो हमें इस चीज़ से क्या डेफिनेशंस जो होती हैं, जो जितनी भी डेफिनेशंस होते हैं, नॉट डेफिनेशन, डेफिनेशन, ठीक है ना, जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं वो उसी चीज़ से जनरेट होती हैं जिस चीज़ की आप व्याख्या कर रहे होते हो। तो आप देखिए यहाँ पर हमने इस क्रम को ऊटपटांग ढंग से रखा है, एक गलत ढंग से रखा है, तो उसका कोई अर्थ जनरेट नहीं हुआ, लेकिन इसका एक अर्थ जनरेट हुआ, आप देख रहे हैं। तो वर्ड जो शब्द होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। तो ये जो वर्ड होता है वो एक मीनिंगफुल यूनिट होती है, एक सार्थक शब्दों का समूह होता है जिनका कोई अर्थ निकले। सार्थक का मतलब होता है सह अर्थ, अर्थ के साथ। तो अर्थ के साथ जो भी चीज़ें आप लिखेंगे, जो वर्ड्स, जो लेटर्स से आप निर्माण करेंगे, तो वो क्या, किस चीज़ का निर्माण होगा? वो निर्माण होगा आपके वर्ड का। वर्ड को हम आगे लेकर के चलते हैं, तो हमें दिमाग में रखना होगा कि वर्ड के आगे हमें, वर्ड से हम आगे बनाएंगे तो उससे बनाएंगे सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है वो कहलाता है वाक्य। वाक्य भी इसी पैटर्न का आप कह सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ये लिखा मैंने एक सेंटेंस, गुड इज राम बॉय, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि इसका जो क्रम है वो गलत है। तो हर चीज़ में दिमाग में रखिएगा, ग्रामेटिकल पैटर्न में अगर आप कोई चीज़ सोचते हो, पढ़ते हैं या लिखते हैं या सीखना चाहते हैं, तो उसमें क्रम का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप क्रम को फॉलो करोगे, कहीं ना कहीं ऑर्डर को फॉलो करोगे, जो सीक्वेंस होता है ग्रामेटिकल उसको फॉलो करोगे, तो आप कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी और साथ में आप अच्छी हेल्दी ग्रामर, हेल्दी पॉसिबिलिटी रहेगी उन चीज़ों की कि बहुत अच्छी ग्रामर आपसे बनेगी। अब इसी चीज़ को अगर हमें सही करना है तो हम इसको सही ढंग से कैसे लिखेंगे कि राम इज़ अ गुड बॉय। तो राम इज़ अ गुड बॉय। अगर इसी चीज़ से हमने देखिए, पहले हमने इसकी डेफिनेशन निकाली थी, अब इसकी डेफिनेशन निकालते हैं कि अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ, अब यहाँ पे लेटर्स की यूनिट थी, लेकिन लेटर्स से हमने बनाया था वर्ड, तो यहाँ पे हम वर्ड की यूनिट को रखेंगे वर्ड्स। अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स, तो शब्दों का एक सार्थक समूह सेंटेंस कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। इतनी बात आई होप सो आप समझ गए होंगे, राइट? क्लियर है? ओके। तो एक बार और बता देता हूँ, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा। इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज साउंड से आती है। इंग्लिश में एक जनरली हम देखें, अगर लिंग्विस्टिक को ना पकड़ें तो 26 लेटर्स होते हैं जिनको हम उच्चारित करते हैं, लेकिन होते 44 साउंड्स हैं अगर क्लियरली बात की जाए तो इसमें 26 लेटर्स में 26 लेटर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट्स का यूज़ ना करें, अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है ना। उसमें स्वर होता है, व्यंजन होता है। तो स्वर को इंग्लिश में हम वॉल्स बोलते हैं, जो कि 5 होते हैं, A, E, I, O, U। व्यंजन को हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, जो कि 21 होते हैं। इनके अलावा, स्वरों के अलावा जितने भी B, C, D, F, ये सब हमारे व्यंजन होते हैं। तो आपको दिमाग में रखना है कि इस चीज़ से क्या निर्माण होता है? इस चीज़ से निर्माण होता है वर्ड का। वर्ड जब आप किसी चीज़ को एक सही क्रम में रखेंगे, सही सीक्वेंस में रखेंगे, तब जा कर के
वो एक सही शब्द निर्माण होगा। तो इसकी डेफिनेशन जो निकल के आती है, परिभाषा निकल के आती है, वो आती है मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। तो लेटर्स मतलब कि अक्षरों का एक सार्थक समूह। सार्थक का अर्थ मैं बता चुका हूँ, सह अर्थ, अर्थ के साथ जो चीज़ जनरेट हो। सेंटेंस, इसके बाद आते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस का हिंदी मतलब होता है वाक्य। अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स, इसको हम शब्दों का एक सार्थक समूह बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा था कि गुड इज़ राम बॉय, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि ये प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है। इसका सीक्वेंस हमें समझना होगा। तो राम इज़ अ गुड बॉय, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है ना। इसमें चूंकि मेन वर्ब नहीं, ये स्टेटमेंट है, तो आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल किसके लिए लगा हुआ है? बॉय के लिए लगा हुआ है। जो ये गुड लगा हुआ है, ये गुड एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव नहीं बोलते उसे, एडजेक्टिव बोलते हैं। आप लोग एडजेसेंट नहीं बोलते होंगे, एडजेसेंट बोलते होंगे। ए और डी के बीच में आने वाला जो जे होता है, सॉरी, ए और जे के बीच में आने वाला जो डी होता है, ये साउंडेड नहीं होता कभी भी, याद रखिएगा। तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो ये एडजेक्टिव है। तो इतनी चीज़ मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा। इसके बाद फिर आगे मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगली जो क्लास होगी उसमें देखिएगा थोड़ा सा, है ना। क्या होता है कि टीवी देखते रहो तो उसमें समझ में आता रहता है कि एपिसोड बोलना है, लेकिन ये एपिसोड नहीं है, ये आपकी क्लास है, अपनी क्लास है ना। तो आप सपोर्ट करते रहिए। ये पहला एपिसोड है, ये पहली क्लास है। धीरे धीरे करके आप भी हमसे बहुत ज़्यादा एक्वाइंटेड हो जाएंगे, हम भी आपसे बहुत ज़्यादा एक्वाइंटेड हो जाएंगे। तब थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने में और मज़ा आएगा। ये मेरा पहला प्रयास है आप सभी बच्चों के लिए। बेसिक जितना भी होगा आपका मैं पूरा कंप्लीट करवाऊँगा, इट्स माय प्रॉमिस। और मैं कोशिश करूँगा कि सामान्यतः स्पोकन की टिप्स भी मैं आपको दे सकूँ, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश in a short period of time, right? Okay, so have a nice day.